काव्या एक अमीर घर की लड़की थी जो अपने घर में अपनी माँ भाभी निशा और भाई सुरेश के साथ रहा करती थी। काव्या अमीर जरूर थी पर फिर भी उसमें अमीरी का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। ऐसे ही एक दिन काव्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी भाभी निशा वहाँ आती है, जिसे अपने अमीर होने पर काफी घमंड था और काव्या को तैयार होता देख उससे बोलती है, क्या बात है, आज बड़ा ही मेकअप वेकअप किया जा रहा है, गाँव का कोई अमीर लड़का पसंद आ गया है क्या? क्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, बस इसीलिए तैयार हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है। जी भाभी। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। इस तरह से काव्या कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और काव्या कॉलेज न जाकर एक छोटे से आम के बाग में जाती है जहाँ नील नाम का एक लड़का काव्या का इंतजार कर रहा होता है। काव्या के आते ही नील काव्या को गले लगाता है और उससे बोलता है, काव्या तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो मैं कब से तुम्हारा यहाँ अकेले बैठकर इंतजार कर रहा था। मैं सब जानती हूँ पर क्या करूँ, जैसे ही घर से निकलने लगी वैसे ही भाभी आ गई और वो मुझसे सवाल जवाब करने लग गई। तुम्हें अपने घर वालों के सवालों का और जवाब ना देना पड़े, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें बोलो तो मैं कल ही तुम्हारे घर माँ को लेकर आता हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। अरे पहले मुझे तो अपने घर वालों से बात करने दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं। तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आ सकूं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। नील एक गरीब घर का लड़का था जो अपनी विधवा माँ रेखा के साथ रहा करता था। नील बहुत छोटा था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। बस उसके पिता के देहांत के बाद रेखा ने ही नील की परवरिश करी थी। नील काव्या से बहुत प्यार करता था और काव्या को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नील गरीब है या अमीर। अब काव्या अपने घर जाकर अपनी माँ और भैया भाभी को नील के बारे में बताती है, जिस पर काव्या का भाई काव्या से बोलता है, अब हमारी बहन ने अपने लिए लड़का पसंद किया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस तुम कल नील को घर बुला लेना। ठीक है भैया, मैं कल ही नील को उसकी माँ के साथ घर बुला लेती हूँ। सुरेश के कहने पर ये खुशखबरी काव्या नील को दे देती है और उससे बोलती है, एक गुड न्यूज है, कल भैया ने तुम्हें और माँ जी को एक साथ घर बुलाया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बुद्धू, सच बोल रही हूँ, इसीलिए तुम कल समय पर आ जाना। अगले दिन नील अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है। क्योंकि नील एक गरीब परिवार से था इसीलिए उसका रहन सहन भी बिल्कुल साधारण था। नील जब अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है तो उनका रहन सहन देखकर काव्या के घर वाले बड़े हैरान होते हैं। जिसके बाद सुरेश रेखा से बोलता है, वैसे आप लोगों के रहन सहन को देखकर लगता नहीं है कि आप लोग भी बड़े घर से हैं। बड़े घर से? बेटा लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गांव में हमारा एक छोटा सा घर है और मैं अपने घर में सिलाई करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चलाती हूँ। लेकिन बहुत जल्द मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है। शायद मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। काव्या के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि नील एक गरीब घर का लड़का है, ये सुनकर वो लोग इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। परंतु काव्या अपने भैया भाभी से जिद करती है, पर फिर भी उसके भैया भाभी नहीं मानते। काव्या, तुम्हारे भैया का फैसला बिल्कुल सही है, तुम गरीब फकीर के साथ नहीं रह सकती। अरे वो गरीब लोग तुम्हें सही से 2 समय का खाना भी नहीं खिला सकते हैं। मुझे गरीब घर की बहू बनना मंजूर है भाभी, क्योंकि मैं अपने नील को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद काव्या घर से भागकर नील से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो अपने घर अपनी माँ और भैया भाभी का आशीर्वाद लेने के लिए आती है। काव्या को शादी के जोड़े में देखकर सुरेश बोलता है, अरे तुझे गरीब घर की बहू बनकर रहने का शौक है तो तू गरीब घर की बहू बन, पर मुझे गरीब घर के लोगों से रिश्ता जोड़ने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तू निकल जा इस घर से। भैया, मैं तो एक छोटी बहन होने के नाते अपने बड़े भैया भाभी और माँ का आशीर्वाद लेने आई थी, पर आपने तो एक गरीब बहू से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। पर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको इसी गरीब बहू के घर आना पड़ जाए। इतना बोलकर काव्या अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और एक गरीब बहू की तरह साधारण जीवन जीने लग जाती है। अब काव्या भी गांव की बाकी बहुओं के साथ मिलकर कुएं से पानी लेकर आती है और घर में चूल्हे पर खाना बनाया करती। रात को सबके खाने के बाद वो अपनी सास के पैर भी दबाती। ये सब कुछ देखकर एक दिन रेखा काव्या से बोलती है, बहू, हर लड़की का शौक होता है कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, पर हमारी गरीबी की वजह से तुझे एक गरीब बहू बनकर ही रहना पड़ गया। माँ जी, जहाँ प्यार और अपनापन होता है उस घर में गरीबी की कोई जगह नहीं होती, और गरीब बहू होने के बाद भी मैं अमीर घर की बहुओं से ज्यादा खुश हूँ।
इस तरह से काव्या एक गरीब बहू बनकर अपनी जिंदगी जी रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर नील भी काफी मेहनत करता है ताकि वो काव्या को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन काव्या की एक सहेली काजल का फोन आता है। अरे यार काव्या, तू आजकल कहाँ रहती है? तुझे मालूम है अभी लास्ट टाइम हम सारे फ्रेंड्स गांव से बाहर घूमने के लिए गए थे। हमने तुझे भी कांटेक्ट किया था पर तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था ना, और मेरी सास की भी थोड़ी तबीयत खराब ही रहती है, इसीलिए। तेरा मन नहीं था या फिर तेरे पास पैसे नहीं थे गांव से बाहर निकलने के लिए? काजल, तो कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि गरीब घर की बहू कभी भी अपने घर और गांव से बाहर नहीं निकल सकती। काजल की ये बात सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मुंहतोड़ जवाब देती है, परंतु ये सारी बात नील सुन लेता है। काव्या, मुझसे शादी करने के बाद सब तुम्हें गरीब बहू बोलकर ताने देते हैं। ये ताना तुम्हारे ऊपर एक कलंक बन चुका है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे सर से मैं इस कलंक को हटा दूंगा। अब नील और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद आखिरकार नील की मेहनत रंग लाती है और उसका छोटा सा बिजनेस चल पड़ता है। अब धीरे धीरे काव्या की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है कि तभी एक दिन काव्या के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जब काव्या दरवाजा खोलती है तो वो अपने घर के बाहर अपने भैया और भाभी और माँ को देखती है। भैया, भाभी, माँ, आप तीनों यहाँ? हाँ काव्या, लगता है आज से कुछ साल पहले मैंने एक गरीब बहू का मजाक बनाया था, इसीलिए भगवान ने उसकी सजा मुझे दी है। देखो, आज मैं भी एक गरीब बहू बन चुकी हूँ। हमारा सब कुछ लुट चुका है। हमारे पास न रहने को घर है, न खाने को खाना। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो काव्या। भैया, भाभी, मैं गरीब घर की बहू जरूर हूँ, पर गरीब घर की बहू अपने घर आए किसी भी मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देते। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह से काव्या अपने मायके वालों को अपने घर में सहारा देती है और जब ये बात नील को पता चलती है तो वो काव्या का साथ देता है और इस तरह से गरीब घर की बहू एक दूसरी गरीब घर की बहू की सहायता करती है, जिसके बाद काव्या के भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब निशा और सुरेश कभी भी किसी भी गरीब घर की बहू का मजाक नहीं बनाते। राधा और शीतल दो गरीब बहनें थीं। राधा और शीतल बहुत छोटे थे जब उनके सर से उनके माता पिता का साया छिन गया था। माता पिता के जाने के बाद राधा ने ही शीतल को पाला पोसा था। शीतल के लिए उसकी बहन राधा ही उसकी सब कुछ थी। ऐसे ही एक दिन शीतल सो रही होती है, तभी राधा उसके पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से उठाते हुए उससे बोलती है, मेरी प्यारी बहन, देखो सुबह के 9 बज गए हैं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? राधा जैसे ही शीतल को बताती है कि सुबह के 9 बज गए हैं, शीतल एक झटके में उठती है और अपनी बहन से बोलती है, ये क्या दीदी, सुबह के 9 बज गए और आप मुझे अब उठा रही हैं और अब उठाकर कह रही हैं कि 9 बज गए हैं। दीदी, एक टीचर इतनी देर तक नहीं सोती। हे भगवान, अगर मैं इसी तरह से घोड़े बेचकर सोती रही तो मैं अपनी दीदी और अपने स्वर्गवासी माता पिता का नाम कैसे रोशन करूंगी। शीतल जल्दी से उठकर हड़बड़ी में जल्दी सारा काम करती है, पर वो देखती है कि अभी 7 ही बज रहे हैं और शीतल ने उसका लंच, उसके कपड़े सब कुछ तैयार कर दिए हैं। जिसके बाद शीतल अपनी बहन के गले लगकर उससे बोलती है, दीदी तुम कितनी अच्छी हो, भगवान करे ऐसी बहन हर किसी को मिले। तुम मेरे उठने से पहले सारा काम कर लेती हो, उसके बाद बाहर जाती हो, बाहर का काम करती हो, फिर शाम को घर आती हो, घर संभालती हो, मुझे संभालती हो। तुम इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हो दीदी? ठीक उसी तरह से जिस तरह से तू इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेती है। अरे दीदी, पढ़ाई तो बहुत आसान है, मैं तो कहती हूँ आप भी पढ़ाई करो। अरे ना बाबा ना, ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। मैं तो जो काम कर रही हूँ वही अच्छा है। क्या दीदी, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे ये पढ़ाई नहीं कोई जंग है। मेरे लिए ये किसी जंग से कम नहीं है, समझी? अब टाइम देख ले, लेट हो रहा है, तुझे भी और मुझे भी। इस तरह से राधा शीतल को तैयार होने के लिए बोलती है। अब शीतल तैयार होकर कॉलेज जाती है और राधा अपनी मालकिन के घर। राधा की मालकिन एक कलेक्टर थी जो कि राधा को बहुत मानती थी। उस दिन जब राधा अपनी मालकिन के घर जाती है तो वो देखती है कि मालकिन खुद ही घर का सारा काम कर रही है। ये देखकर राधा अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए बोलती है, मालकिन मुझे माफ करना, आज आपकी बेटी की सगाई है और आज आपने मुझे जल्दी बुलाया था, पर क्या करती, आज ही शीतल का कॉलेज में आखिरी दिन था, बस उसी को कॉलेज भेजने के चक्कर में मैं थोड़ी लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं राधा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मुझे सब पता है, तू कोई गलती जानबूझकर नहीं करती।
वैसे देख, आज मैंने तेरी तरह घर में सजावट करवाई है, कुछ कमी तो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं मालकिन, कोई कमी नहीं है, आपने तो मुझसे भी सुंदर सजावट करवाई है। इस तरह से गरीब राधा और उसकी बहन शीतल की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। शीतल भी पढ़ने में बहुत तेज थी और वो एक सरकारी स्कूल की टीचर बनना चाहती थी। कॉलेज पूरा होते ही शीतल अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर राधा भी अपनी बहन की पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है, ताकि उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। ऐसे ही एक दिन राधा की पड़ोस वाली काकी राधा से बोलती है, राधा बेटा, तेरे जैसी बहन हर किसी को मिले बेटा। आखिर तू शीतल को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करती है। बचपन से ही गरीबी का सामना करती आ रही है तू, पर तूने कभी भी शीतल को इस बात की कमी नहीं होने दी कि तू एक गरीब बहन है, और एक गरीब बहन किस तरह से अपनी बहन को पढ़ा लिखा रही है। काकी, शीतल ही मेरा सब कुछ है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि उसके सपने पूरे हों और वो जो करना चाहती है वो करे। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, शीतल घर आ चुकी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर लेट पहुंची तो वो माँ की तरह मेरे सर पर बैठ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, वैसे मैं तुझे कुछ पैसे देना चाहती थी, शीतल की पढ़ाई में काम आएंगे। आखिर तू अकेले इतना सब कुछ कैसे करेगी? नहीं नहीं काकी, अभी मुझे ना तो आपकी जरूरत है और ना ही आपके पैसों की। जिस तरह मैंने बचपन से अपनी बहन को अकेले पाला पोसा है, ठीक उसी तरह से आगे भी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगी। राधा गरीब जरूर थी और साथ ही स्वाभिमानी भी। वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। समय के साथ शीतल भी अपनी मेहनत में सफल हो रही थी और देखते ही देखते उसकी सरकारी टीचर बनने की रीट परीक्षा सर पर आ जाती है। और जिस दिन शीतल का एग्जाम होता है, उसी दिन तेज वर्षा होने लगती है। तेज वर्षा होने की वजह से राधा के घर की छत टपकने लगती है और उसके घर में पानी भर जाता है, जिस वजह से शीतल का एडमिट कार्ड पूरी तरह से गीला हो जाता है। अब शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शीतल घबराने लगती है। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया? अब मैं परीक्षा में कैसे बैठूंगी? ऊपर से बारिश जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पहुंचूंगी? शीतल को रोता देख राधा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो राधा शीतल से कहती है, अरे शीतल, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी दीदी है ना तेरे साथ, तू थोड़ा सब्र रख, जब बारिश रुक जाए तब जाना। अगर इस बारिश में जाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी, इस समय मुझे खुद की नहीं अपने एग्जाम की फिक्र हो रही है। आपने कभी खुद तो पढ़ाई की नहीं, आपको पढ़ाई का महत्व कैसे पता होगा? शीतल, तू ये क्या कह रही है? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं घर बैठी हुई हूँ, जबकि मुझे अब तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना चाहिए था। मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि दीदी पहले घर की छत ठीक करवा लो, पर नहीं, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से मेरा एग्जामिनेशन हॉल टिकट गीला हो गया। बाहर इतनी बारिश हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दूसरा हॉल टिकट कैसे निकलवाऊं, और उससे भी बड़ी बात ये कि मैं एग्जाम देने के लिए कैसे जाऊं। शीतल की ये बातें सुनकर राधा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अब बारिश जैसे ही हल्की होती है, शीतल बिना कुछ सोचे समझे एग्जाम देने के लिए निकल जाती है। परंतु जब तक वो एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे पर पहुंचती, वैसे ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद शीतल दरवाजे पर खड़ी गार्ड से बहुत विनती करती है, जिस पर गार्ड उससे बोलता है, देखो तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अंदर बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, इसलिए तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ और अगली बार आकर परीक्षा देना। ऐसा मत बोलो सर, मुझे एग्जाम देने दो प्लीज। इस एग्जाम से मेरे और मेरी दीदी के बहुत सारे सपने जुड़े हैं। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मेरी दीदी के सपने टूट जाएंगे। पर गार्ड शीतल की एक नहीं सुनता और धक्के मारकर उसे बाहर कर देता है। परंतु ये सब कुछ राधा देख लेती है और वो जल्दी से अपनी मालकिन कलेक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। जब कलेक्टर को ये बात पता चलती है तो राधा की मालकिन कलेक्टर राधा के साथ खुद वहां आती है और शीतल जैसे बच्चे जिनका एग्जाम बारिश या किसी वजह से रह गया था, वो सब का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एग्जाम देने के बाद शीतल अपनी बहन से माफी मांगते हुए उससे बोलती है, दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। गुस्से में मैंने ना जाने तुमसे क्या क्या बोल दिया, जबकि तुमने अपनी पढ़ाई ना करके मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। आज तुम्हारी वजह से ही मैं ये एग्जाम दे पाई हूँ। दीदी, अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं एग्जाम भी नहीं दे पाती। शीतल,
मुझे तेरी किसी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आज तेरा पेपर था और ये एग्जाम तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। बस इसीलिए तूने मुझे गुस्से में ये सब कुछ बोला, और तुझे धन्यवाद मेरा नहीं मालकिन का करना चाहिए। आज उन्होंने ही तेरा एग्जाम कंडक्ट करवाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई गरीब सफल होगा और आगे बढ़ेगा। इस तरह से शीतल अपनी गलती की माफी अपनी बहन से मांगती है और दोनों बहनें कलेक्टर को धन्यवाद करती हैं, जिसके बाद शीतल अपने रिजल्ट का इंतजार करती है। बहुत जल्द शीतल का रिजल्ट आ जाता है और वो रीट की परीक्षा में टॉप करती है। उसके बाद शीतल अपनी बहन के सपने पूरे करने में जुट जाती है और साथ ही धीरे धीरे उनकी सारी गरीबी भी खत्म होने लगती है। शोभा एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अपनी बहू तारा के साथ रहा करती थी। शोभा एक अच्छे घर से थी, पर फिर भी वो एक नंबर की लालची थी। ऐसे ही एक बार शोभा बाहर मार्केट में सब्जी लेने जाती है। तभी उसे चाउमीन की खुशबू आती है और वो जल्दी से चाउमीन वाले के पास जाती है। भैया, मेरी बहू बहुत बुरी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे थोड़ी सी चाउमीन दे दो, मैं तुम्हारे पैसे फिर कभी दे दूंगी। अपने सामने एक 70 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह से देखकर चाउमीन वाले का हृदय पिघल जाता है और वो उसे थोड़ी सी चाउमीन दे देता है। कोई बात नहीं अम्मा, तुम अभी चाउमीन खा लो, तुम्हारे पास जब पैसे हो तब मुझे पैसे दे देना। इस तरह से शोभा चाउमीन लेकर साइड में बैठकर चाउमीन को बड़े ही चाव से खाने लगती है और कुछ देर बाद सब्जी लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद शोभा देखती है कि आज उसकी बहू ने खीर पूरी बनाई है। अब शोभा से रहा नहीं जाता और वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो घर में खीर और पूरी बनी है। बस जल्दी से मेरी ये निकम्मी बहू जाए और मैं खीर पूरी खाऊं। इस तरह से शोभा अपनी बहू पर नजर रखती है और जैसे ही तारा किचन से बाहर जाती है, जल्दी से शोभा किचन में जाकर बड़े से बर्तन में खीर पूरी भरकर खाने लगती है और अपने कमरे में खाने के लिए चली जाती है। अब शोभा मजे लेकर खीर पूरी खा रही होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और शोभा दरवाजा खोल कर देखती है कि उसकी बहू उसके कमरे की ओर आ रही है। ये देखकर शोभा खुद से बोलती है, ये मुझे कभी शांति से नहीं रहने देगी, पर कोई बात नहीं, जब तक ये मेरे कमरे में आएगी मैं सारी खीर चट कर चुकी होंगी और बाहर जाकर दोबारा से और खीर पूरी खा लूंगी। इस तरह से शोभा सारी खीर चट कर जाती है और गंदे बर्तनों को छुपा देती है। कुछ देर बाद तारा शोभा के कमरे में आती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा अपने घर की छत पर खड़ी होती है। तभी वो अपनी एक पड़ोसन की साड़ी देखती है। अरे वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है, और एक मेरी साड़ी कितनी गंदी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर उस साड़ी को ले लेती हूँ। इस तरह से शोभा अपनी पड़ोसन के घर जाती है। अरे बहन, कैसी हो? आजकल तुम नजर नहीं आती। अरे क्या करूं बहन, मेरी बहू मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। मेरा बड़ा ख्याल रखती है, खासकर मेरी पसंद और नापसंद का। अरे बहन, तेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। भगवान करे तेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मेरी बहू छोड़, तू बता बहन, तू कैसी है? और आज इतने दिनों बाद तू मेरे घर कैसे आई? अब मैं तो बस ठीक हूँ, भगवान की दया से। वैसे मेरी साड़ी ना जाने कैसे उड़कर तेरी छत पर चली गई, बस मैं वही लेने आई थी। अच्छा, तो ये बात है, तो रुक, मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ, वो तेरी साड़ी छत से ले आएगी। अरे नहीं नहीं बहन, क्यों बहू को कष्ट देती हो? वो बेचारी पूरा दिन घर का काम करके वैसे ही थक जाती होगी, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ अपनी साड़ी। इस तरह से शोभा छत पर जाकर अपनी पड़ोसन की साड़ी ले आती है और अपने कमरे में जाकर उसे अपने संदूक में रख देती है। इसी तरह से शाम हो जाती है और एक बार फिर शोभा बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है और उसी चाउमीन वाले के पास खड़ी होकर उससे बोलती है, अरे बेटा,
आज तो मुझे 1 प्लेट चाउमीन और दे दे। आज मैं तेरे पैसे लेकर आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस आप खुश हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लीजिए आपकी चाउमीन। इस तरह से चाउमीन वाला एक बार फिर शोभा को चाउमीन दे देता है। शोभा चाउमीन खाने के बाद के थोड़ी देर बाद रोते हुए चाउमीन वाले से बोलती है, अरे बेटा, मेरा पर्स कहाँ चला गया? यही तो था। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और उसमें कुछ पैसे भी रखे थे और गहने भी। मुझे वो गहने सुनार वाले को देने थे, पर लगता है किसी ने मेरा पर्स मार लिया। अब मैं तुझे तेरे पैसे कहाँ से दूंगी बेटा? इस तरह से शोभा बैठकर रोने लगती है। कोई बात नहीं अम्मा, आप शांत हो जाइए। पैसे कहीं नहीं भागे जा रहे, आप अगली बार आकर पैसे दे जाना। चाउमीन वाले की ये बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, कितनी आसानी से इस चाउमीन वाले को मैंने आज फिर से बेवकूफ बना दिया। अब इस तरह से शोभा का लालच दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब उसे जो अच्छा लगता वो उस सामान को चुरा लिया करती या सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उनसे वो सामान ले लिया करती। जो चीज मुझे पसंद आती है वो चीज मैं हासिल करके ही रहती हूँ। बहुत बढ़िया। अब शोभा का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहती है। ऐसे ही एक दिन शोभा पार्क में टहलने जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपना मोबाइल बेंच पर रखकर एक्सरसाइज कर रही होती है। उस लड़की का फोन देखकर शोभा के मन में लालच आ जाता है। अरे कितना बढ़िया फोन है, काफी महंगा लगता है। एक काम करती हूँ, इस फोन को मैं ही रख लेती हूँ। हाँ। इस तरह से लालची बुढ़िया आराम से उस बेंच पर जाकर बैठ जाती है और तुरंत उस फोन को उठाकर वहां से चलने लगती है। तभी वो फोन बज पड़ता है और वो लड़की शोभा को उसका फोन लेते हुए देख लेती है। अम्मा, मेरा फोन आपके हाथों में क्या कर रहा है? तेरा फोन मेरे हाथों में? हाँ, मेरा फोन आपके हाथों में। कहीं आप मेरा फोन चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि तेरा फोन चोरी करूँ। और वैसे भी इस उम्र में इतना महंगा फोन लेकर मैं क्या करूँगी? वो तो तेरा फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, तो बस ये उठाकर मैं पूछने ही जा रही थी कि ये फोन किसका है। इतने में ये फोन बजने लगा और तूने कहा कि तेरा फोन है। शोभा की ये बात सुनकर लड़की शोभा से अपना फोन लेकर उसे धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद शोभा मन ही मन खुद से बोलती है, भगवान का शुक्र है जो मैं बच गई, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। इस तरह से शोभा वहां से जाने लगती है और तभी उसकी पड़ोसन उसे देख लेती है और वो देखती है कि शोभा ने उसी की साड़ी पहनी है जो काफी समय से उसे मिल ही नहीं रही थी। अब वो तुरंत शोभा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे ये तो मेरी साड़ी है, पर मेरी साड़ी तुम्हारे पास कैसे गई? मैं कितने दिनों से इस साड़ी को ढूंढ रही थी। अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, ये साड़ी तो मेरी है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अरे ये मेरी साड़ी है। तभी पार्क वाली लड़की शोभा और उस बूढ़ी औरत को लड़ते हुए देखती है और उन दोनों के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? अरे देखो ना, ये मेरी मन पसंदीदा साड़ी है जो मुझे मेरी माँ ने दी थी, पर ना जाने इनके पास कैसे आ गई। अब ये बोलती है कि ये साड़ी इनकी है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने मेरा फोन भी लेने की कोशिश की। अम्मा, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में इतना लालच करते हुए? इस तरह से शोभा की पड़ोसन और वो लड़की मिलकर शोभा को बहुत जलील करते हैं, जिसके बाद शोभा तिलमिलाकर घर आ जाती है। अब इस तरह से शोभा अपने पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। और जब ये खबर तारा के कानों में जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये सब कुछ क्या है? आप पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से फेमस हो रही हैं। आखिर आप दूसरों के सामान पर इतना लालच क्यों करती हैं?
हमारे पास किस चीज की कमी है? आप मुझसे बोलिए, आप जो मांगेंगी मैं आपको लाकर दूंगी। तुझे मुझसे क्या मतलब है बहू? मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, घर में आ रही हूँ या नहीं, तुझे कोई मतलब नहीं होता। क्या कभी तूने आकर मेरे पैर दबाए? जब तू बाजार से होकर आती है तो क्या कभी तूने मुझसे पूछा कि माँ जी आपको क्या चाहिए? जब घर में तू पकवान बनाती है तो क्या मुझे आकर कभी देती है? बस तेरी वजह से मैं लालची बनी और दूसरों की चीजों पर लालच करने लगी। अपनी सास की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तारा अपनी सास की खूब सेवा करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, जिस वजह से शोभा के अंदर का लालच भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है।